वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन जो है सब कुछ अजम्पशन के ऊपर शुरू हुआ था, बाद में उसके प्रैक्टिकल एविडेंस आए। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल समझते हैं कि क्या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता है। कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर वाइब्रेशन, रोटेशन, स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन, वो सब तो रहता ही है, बट उसके बाद लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड भी होती है। ठीक है। सो जैसे हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट करवाना और ट्रांसमिट होना, रिफ्लेक्ट होना। तो जैसे स्कैटर्ड रेडिएशन की हम बात करते हैं तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। तो सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा फिनोमिनन जो ऑब्जर्व किया था वो थे रेले। तो प्रिंसिपल के अंदर वही लिखा होगा कि जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है उसको अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के ऊपर इंसिडेंट, उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब आपका जो स्कैटर रेडिएशन होगा उसका चेंजेस आता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, अगर वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा है, दैट इज द एच न्यू आई इज इक्वल टू एच न्यू एस। अगर ये रिलेशन मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है मुझे, तो उसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग काफ़ी फिनोमेना, काफ़ी ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि ये जो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट रहती है वो इतनी इनफ कैपेबल नहीं है कि वो मॉलिक्यूल को इतना इंटरेक्ट करके उसका रेडिएशन चेंज कर पाए। अगर तो ये था पूरा रेले स्कैटरिंग के बारे में। फिर 1923 के अंदर स्मेकल वॉज द साइंटिस्ट, उन्होंने अजम्पशन दिया, प्रेडिक्शन किया था उन्होंने। और प्रेडिक्शन ये किया कि अगर कोई मॉलिक्यूल मोनोक्रोमेटिक लाइट के कांटेक्ट में आता है तो जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और जो लाइट स्कैटर्ड हुई, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं। दिस वॉज जस्ट एन एजम्पशन, दिस वॉज जस्ट एन प्रेडिक्शन। तो सर सी वी रमन, दैट इज इन 1928, जिनको नोबेल प्राइज मिला इसी के लिए। तो सी वी रमन सर ने ये पूरा का पूरा इसका डेमोस प्रैक्टिकल प्रूफ एविडेंस उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि काफ़ी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसा रहता है कि इंसिडेंट लाइट जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो स्कैटरिंग हुआ, स्कैटर लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अब वो चेंजेस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट उसकी ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू स्कैटर लाइट से, या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट उसकी कम होगी स्कैटर लाइट से। तो ये उन्होंने बोला कि प्लस अबव और बिलो हो सकती है वैल्यू, बट इसको बोला गया है रमन इफेक्ट। ये रमन इफेक्ट बोला गया और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो रमन इफेक्ट के अंदर जो लाइंस, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी, ऐसी लाइंस जो आपकी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग वैल्यूज दिखाती हो, अलग अलग तौर पे आप लिख सकते हो, उसको हम बोलते हैं रमन लाइंस, जिनको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं रमन इफेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी फिगर ड्रॉ की है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो एच न्यू आई है वो है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मॉलिक्यूल पर लाइट पास हुई हो, उसके बाद इंटरेक्शन के बाद स्कैटरिंग हुआ, तो ये न्यू है। तो ये लेवल देखो आप, ये समझ लो 0 लेवल से सेकेंड लेवल पे गया। अब वही चीज स्कैटर्ड होने के बाद सेकंड से 1 लेवल पे वापस आ रही, तो इतना गैप होना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा है कंपेयर टू स्कैटर लाइट, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन। इसको बोला जाता है स्टोक्स लाइन। अब उससे उल्टी चीज़ कि अगर आपके इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन से कम हो तो उसको बोला जाता है एंटी स्टोक्स लाइन। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे, अगर एक स्पेक्ट्रम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो जो सेंटर पोर्शन रहेगा जहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसको हम बोलेंगे रेले लाइन्स। उसकी राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सब होगी एंटी स्टोक्स लाइन, उसकी लेफ्ट साइड पे जो सब रहेगी उसको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइन। तो ये जो अपना है एच न्यू आई, एच न्यू एस, तो एक हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज द डेल्टा न्यू, मतलब चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा न्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। अगर आपका डेल्टा न्यू पॉजिटिव रहता है, अगर आपका डेल्टा न्यू पॉजिटिव रहता है तो उसको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइन।
अगर आपका डेल्टा न्यू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि न्यू आई की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपका डेल्टा न्यू नेगेटिव रहता है मतलब न्यू एस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एंटी स्टॉप लाइन। और जब आपकी न्यू आई एंड न्यू एस की वैल्यू सेम आएगी तो उसको हम बोलेंगे रेले लाइन्स। तो ये था आपका रमन स्पेक्ट्रा, उसका प्रिंसिपल डिस्कशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, जो भी कहना चाहो तो ये सब के अंदर ये था रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हम डिफरेंस पढ़ेंगे आई आर एंड रमन के बीच में। सो अब हम जो आई आर एंड रमन की कंपेरिजन समझे, आप इसको डिफरेंस भी समझ सकते हो। तो आई आर एंड रमन के कंपेरिजन के अंदर सबसे पहले ये है कि हम आई आर के अंदर जो रहता है वो लाइट एब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल के अंदर। सो जो भी आपको आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वेव नंबर्स जैसे के तौर पे स्पेक्ट्रम मिलते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जबकि रमन के अंदर हमने आपको ये समझाया कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रोल ज़्यादा रहता है। सेकंड जो रहता है रमन स्पेक्ट्रो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैंने आपको समझाया था कि डायपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स होने चाहिए तब जाके आपका डायपोल जनरेशन होगा। तो डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पे सबसे बिगेस्ट क्राइटेरिया है आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पोलराइजेबिलिटी जो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो जब हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस करते हैं तो हमें रेफरेंस भी करना पड़ता है, बाद में सैंपल की एनालिसिस भी करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे बोला एटलीस्ट 2 स्पेक्ट्रा रन्स चाहिए हमें, तब उसके बाद हम कंफर्म कह सकते हैं ये मोलेक्यूल कौन से मोलेक्यूल का ये आई आर स्पेक्ट्रा है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही बार में हम सीधा कर सकते हैं, मतलब एक बार आपने सीधा लाइट उसके ऊपर एक्सपोज कर दिए क्योंकि वो डायरेक्ट हम मॉलिक्यूल के ऊपर करने वाले उसके ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट फोर्थ के अंदर जो हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को नहीं ले सकते क्योंकि वाटर जो है वो आई आर के लिए ऑपेक है, मतलब वो कोई आई आर रेडिएशन के अंदर काफ़ी इंटरेक्शन हो सकता है हाईली इट इज H+ एंड OH- टाइप के। जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट की बात करें, मॉल सैंपल की बात नहीं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिलता है दैट इज एक्यूरेट बट इट इज़ मोर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, मतलब कि अगर उसकी अमाउंट बहुत ही छोटी अमाउंट में भी कम कंसंट्रेशन में भी अगर आपका सैंपल प्रेजेंट है तो उसको आप डिटेक्ट कर पाते हो आई आर से। जबकि रमन के अंदर वो दैट इज़ वेरी एक्यूरेट बट उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू द आई आर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जब हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन वो सब एक्सप्लेन करते थे तो हम कहते थे कि ये किसी NaCl का बना रहता है, सोडियम ब्रोमाइड का रहता है। तो जो ऑप्टिकल सिस्टम्स जो रहती है वो स्पेसिफिक क्रिस्टल्स की बनी रहती है, जैसे कि कैल्शियम प्रोडक्ट CaF2, NaBr, NaCl, KBr एक्सेट्रा। जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये पूरी की पूरी जो सिस्टम रहती है वो ग्लास या तो क्वार्ट्ज की बनी होती है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब बाकी के रिमेनिंग 4 पॉइंट्स जिसके अंदर फर्स्ट आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सो देयर इज नो फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द आई आर। बट रमन के अंदर हम हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली मॉलिक्यूल के ऊपर और वहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस। तो उसकी वजह से आपको रमन स्पेक्ट्रा एनालिसिस के अंदर काफ़ी डिफिकल्टी आ गई, कभी कभी एरर्स भी जनरेट होती है। आई आर के अंदर एक कंडीशन हमारे पास इतनी रिजिड नहीं रहती है कि हमारा सब्सटेंस प्योर होना चाहिए, वो कभी कंडीशन रिजिड नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी इम्प्योर हो गया तो आपका तुरंत आई आर स्पेक्ट्रा के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। जबकि रमन के अंदर ये आपकी जो कंडीशन है दैट मस्ट बी प्योर एंड कलरलेस, क्योंकि अगर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है और अपना स्कैटरिंग हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, क्या आपके सब्सटेंस की वजह से हो रहा है या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं और सब्सटेंस मस्ट बी प्योर एज वेल एज कलरलेस। सेकेंड लास्ट कि जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम प्रीफर ये करते हैं कि डायल्यूटेड सोल्यूशन को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट सोल्यूशन लेंगे तो अपना सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है, इंटेंसिटी आपको जो इंटेंस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए उसकी जगह में ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है। जबकि रमन के अंदर रमन लाइन्स जो होती है काफ़ी वीक होती है इंटेंसिटी में, तो उसको मोर एंड मोर इंटेंस करने के लिए हम जितना हो सके उतना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है उसको हम यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर आपका होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल H2 इज देयर, O2 इज देयर, N2 इज देयर, उसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर बट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दिस मॉलिक्यूल्स आर आई आर इनएक्टिव, वो हमेशा इनएक्टिव रहेंगे। जबकि रमन के अंदर कुछ कभी कभी हमें दे मे बी एक्टिव, इसलिए यहाँ पे लिखा है
that often they might be found as a Raman active। तो ये था आपका कंपैरिजन के बारे में। अभी हमने जैसे आपको कंपैरिजन समझा दिया है, तब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दैट इज द IR एंड रमन के एप्लीकेशन स्टडी। मतलब कोई मॉलिक्यूल को हम लेते हैं और उसके ऊपर से हम कैसे IR एंड रमन स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है डेटा, उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ IR एंड रमन स्पेक्ट्रा है जो AB2, AB3 एंड AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स को। AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स जो 3 टाइप के रहते हैं। नंबर 1 सिमेट्रिक लीनियर, नंबर 2 एसिमेट्रिक लीनियर एंड नंबर 3 नॉन लीनियर या तो वी शेप जिसको हम बोल सकते हैं बेंड शेप। तो सबसे पहले सिमेट्रिक लीनियर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और तीनों का एग्जांपल है। सिमेट्रिक लीनियर के अंदर हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक के अंदर N2O एंड वी शेप आ जाए तो नॉन लीनियर के अंदर हम यूज करेंगे NO2। तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो भी स्पेक्ट्रा अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन I प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन I प्रेजेंट होता है, तब हम कहेंगे जो हमें IR के अंदर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो रमन में इनएक्टिव होंगे। इट मींस IR एक्टिव जो होंगे वो रमन इनएक्टिव होंगे और जो रमन एक्टिव होंगे वो IR इनएक्टिव। तो ये CO2 मॉलिक्यूल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3 जो हमारा था 3n-3 4 5 वाला फॉर्मूला नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6, उसके ऊपर से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो ये था अपना IR रमन का 2 3 4 9 सेंटीमीटर इनवर्स, 6 6 7 सेंटीमीटर इनवर्स, दो आपको IR एक्टिव मिल रहा है। वहीं पे आप देखो तो रमन के अंदर वो इनएक्टिव है, जबकि जो दूसरी मिल रही है 1 3 3 9 वो आपको मिल रही है रमन एक्टिव IR इनएक्टिव। यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखो जो CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसे होगा कि दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल करेंगे, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक, मतलब सेम डायरेक्शन में या आपके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूवमेंट होती है सेम डायरेक्शन में जाती है, तो उसको हम बोले एसिमेट्रिक। एंड थर्ड जो है वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन, मतलब दोनों एटम बाहर आएंगे, एक एटम पीछे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 मिलती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमें IR के अंदर जो हमें पिक मिल रही है, IR स्पेक्ट्रम मिल रहा है, वो सब जो है रमन के अंदर हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम कहेंगे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा I, और उस वजह से O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आपको कार्बन इज योर सेंटर एटम और दोनों ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में एट द सेम डिस्टेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में एट द सेम डिस्टेंस वहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलेंगे I प्रेजेंट है। दूसरे भी एग्जांपल है HCF2 HF2 HgCl2, उसके अंदर नहीं पड़ेगा। तो ये बात थी CO2 मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं N2O मॉलिक्यूल। तो N2O मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम है ऐसा है 589 1280 2240, जो हमें IR में मिला वही हमें रमन के अंदर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा CO2 जैसा मॉलिक्यूल होता तो एक में मिलता दूसरे में नहीं मिलता, लेकिन जो स्पेक्ट्रा IR में मिला, जो वेव नंबर मुझे IR में मिला वही सेम टू सेम वेव नंबर मुझे रमन में मिला। तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है N डबल बॉन्ड O बॉन्ड डबल बॉन्ड N, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन I प्रेजेंट होना चाहिए। बट I प्रेजेंट हो तो क्या मुझे दोनों सेम वैल्यूज मिलेगी दोनों के अंदर? नहीं, ये मिलेगी IR में जो मिलेगी, सपोज मुझे फर्स्ट एंड थर्ड मिल रहा है IR में, तो रमन में इनएक्टिव होंगे, बट यहाँ पे तो दोनों में मिल रहे हैं। तो मेरा ये जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग है। तो मेरा करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? N डबल बॉन्ड O, इसलिए मैं इसको बोला गया है एसिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल N2O। तो ये इसके बारे में डिस्कशन किया। अब थर्ड है NO2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल ले सकते हो। NO2 के बारे में भी वही सेम है, जितने भी आपको IR के अंदर मिल रहे हैं वही सब रमन के अंदर भी मिल रहे हैं। तो हम NO2 जब बॉन्ड आपका मॉलिक्यूल रहता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, N डबल बॉन्ड हो और एक N कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला। तो जिसी के अंदर इसके अंदर दोनों साइड जा रहे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, फर्स्ट वन ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम फोर्स, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो N डबल बॉन्ड O बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और ये दोनों ऑक्सीजन एटम अंदर गए, नाइट्रोजन बाहर है, जो प्लस माइनस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड में हमने लिखा इन द सेम वे। तो ये 3 आपको वाइब्रेशन मिले NO2 के, जो ऑलरेडी V शेप में, इसका स्ट्रक्चर कुछ V शेप जैसा है। ये AB2 मॉलिक्यूल का, यहाँ पे भी हम कहेंगे सेंटर ऑफ, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो है यहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो ऑक्सीजन है ही ना, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किधर होगी? यहाँ पे आएगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन अगर यहाँ पे रहता है तो हम कह सकेंगे N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O I प्रेजेंट है, तब जाके हमें यहाँ पे कोई इक्वलिटी मिसिंग रहेगी। तो ये मैंने आपको AB2 टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक्सप्लेन किए।
अब Ab3 मॉलिक्यूल्स को भी हमें ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। Ab3 में भी हम दो टाइप के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक जो है C3 पॉइंट ग्रुप वाला PD3 और दूसरा जो है D3H पॉइंट ग्रुप वाला BCl। तो दोनों के अंदर आपको कहीं पे भी हम नहीं कहेंगे कि I प्रेजेंट है, क्योंकि तीन मॉलिक्यूल पंखे जैसे होते हैं, फैन के जैसे पंखे रहते हैं अपने, तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल फॉर्म में रहते हैं तीनों के तीनों एटम, तो वो कभी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम I एब्सेंट रखेंगे। जबकि हम Ab4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, Ab4 मॉलिक्यूल में हो सकता है जैसे ये बॉन्ड समझ लो पूरा का पूरा, तो ये जो डिस्टेंस पे कॉर्नर पे ये एटम है उसके ऑपोजिट डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एटम रहेगा, तो इस तरीके से वहाँ पे भी I प्रेजेंट हो सकता है और साथ ही साथ I एब्सेंट भी हो सकता है। तो ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको PtCl4 - 2D4H, और दूसरा एग्जांपल आपको चाहिए C4 वाला, तो आप हम ले सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल। CH4 भी रहता है जिसका टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप रहता है। तो ये यहाँ पे PtCl4 में आप देखो तो आपको IR के अंदर एक जो मिला है, यहाँ पे आप खास तौर पे ध्यान रखना, मैंने कुछ लिखा हुआ है POL BP POL, इसका मतलब ये हुआ जो POL है उसमें पोलराइजेशन की वजह से मुझे ये वैल्यूज मिल रही है, और जो DPs आ रही है उसका मतलब ये हुआ डायपोल मोमेंट की वजह से मुझे यहाँ पे IR के अंदर वैल्यू मिलेगी। अगर वैल्यूज को देखो 331 340 170 320 183 93 डिक्रीज हो रही, बट आपको कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो ये और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका IR और रमन के अंदर हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो इतना था आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। थैंक यू एवरीवन।